अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। BBA 4 बेटा आज है हमारा लेक्चर नंबर 14। मिड टर्म्स के बाद जब से आपकी लेक्चर्स स्टार्ट हुए हैं उसमें ये हमारा थर्ड वीक का पहला लेक्चर बनता है। ठीक है, वैसे होना तो बेसिकली ये 15 चाहिए था क्योंकि हर वीक में नॉर्मली 2 लेक्चर्स होते हैं, लेकिन आपका जो पहले जो 2 वीक्स आए हैं जिनके लेक्चर्स मैं आपको डिलीवर कर चुकी हूँ उनका पूरा कंटेंट जो है वो 3 लेक्चर्स में ही कवर अप हो गया था। तो इस वजह से हमारे पहले 2 वीक के जो हैं वो टोटल 3 लेक्चर्स बनते हैं और आज से ये थर्ड वीक स्टार्ट हो रहा है, तो इससे हमारा जो है वो लेक्चर नंबर 14 स्टार्ट होता है। लेकिन एनी हाउ लेट्स स्टार्ट ओवर लेक्चर एंड द टॉपिक। अच्छा बेटा, ये हमारा लेक्चर नंबर 14 है और लेक्चर नंबर 14 में जो हमने आपका जो टॉपिक चल रहा है वो है ग्रुप बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ग्रुप बिहेवियर की क्या इम्पोर्टेंस है, ग्रुप बिहेवियर होता क्या है, वो कैसे बनाया जाता है, उसके मकसद, पर्पस और उसको सारा कंस्टिट्यूट करने का तरीका, वो सब चीज़ें क्या होती हैं, ये इस पे हमने काम करना है। और दूसरा जो है वो उसमें आ जाता है फाउंडेशंस ऑफ द ग्रुप बिहेवियर। ठीक है, कि ग्रुप बिहेवियर जब बनाया जाता है तो ऐसी कौन कौन सी डिसिप्लिन्स हैं जिसको एज अ फाउंडेशन कंसीडर करके उस बेस पे जो है वो फिर ग्रुप्स बनाए जाते हैं, उनके बिहेवियर्स को जो है वो डिसाइड किया जाता है एंड देन जो टास्क है वो परफॉर्म किए जाते हैं। तो बेटा आज का वैसे जो नॉर्मली आपका लेक्चर है वो बहुत इजी है क्योंकि टॉपिक बहुत इजी है। ग्रुप से ऑब्वियसली सभी लोग फेमिलियर होते हैं, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, उसके वर्क एटीट्यूड से सब लोग फेमिलियर हैं। तो इसी वजह से आज का जो आपका ये टॉपिक है इसको मैंने कोई बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में मैंने इसका कंटेंट नहीं मेंशन किया, मैंने सिर्फ कीवर्ड्स मेंशन किए हैं। तो योर स्टूडेंट्स कैन से कि ये ज़्यादा सुनने वाला ज़्यादा लेक्चर होगा ये, क्योंकि जब मैं आपको समझाऊंगी कॉन्सेप्ट दूंगी तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो मैंने नॉर्मली नहीं लिखी हुई होंगी। वो लिखी मैंने इसीलिए नहीं है क्योंकि वो मोस्टली ऑल द स्टूडेंट्स माइट बी फेमिलियर विद ऑल दूस कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि वो आपने पहले भी बहुत दफ़ा पढ़े हुए हैं। अगर नहीं भी पढ़े हुए तो वो प्रैक्टिकल अभी तक सब ग्रुप वर्क से गुजरते आ रहे हैं और सबको पता होता है कि ग्रुप वर्क करना कैसे है और उसका बिहेवियर क्या होता है, ये सब चीज़ें वगैरह। ठीक है, तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक जो फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारा ग्रुप बिहेवियर का। बिहेवियर की बात बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ग्रुप की बात कर लेते हैं कि ग्रुप को किस तरह से डिफ़ाइन किया जाता है। सब मोस्टली फेमिलियर होते हैं कि ग्रुप क्या होता है, हमेशा 2 और मोर पीपल, जिनके एक ग्रुप में हमेशा 2 या 2 से ज़्यादा लोग होते हैं। आपकी यूनिवर्सिटी में भी आप फ्रेंड्स के बीच में भी ग्रुप बन जाता है, कभी प्रोजेक्ट्स के लिए ग्रुप बन गया, कभी असाइनमेंट्स के लिए ग्रुप बन गया। तो ये जो सारे ग्रुप्स बनते हैं ये ऑलवेज कंसिस्टिंग ऑन 2 और मोर देन 2 पीपल, राइट। तो इसके अलावा जो है वो सेकंड जो इसका पॉइंट आ जाता है वो ये है कि टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल, कि एक ग्रुप में जितने भी लोग होते हैं वो बेसिकली किसी एक मकसद को ही अचीव करने के लिए सब काम कर रहे होते हैं और सबको उसी एक मकसद के तहत जो है वो डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दी जाती हैं। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली चाहे काम करने के लिए डिफरेंट हों ग्रुप के मेंबर्स के पास, लेकिन अल्टीमेट जो काम करने का पर्पस होता है वो सबका एक ही होता है। ठीक है, और जो थर्ड वाला है आपका जो थर्ड पॉइंट इसमें आ जाता है वो है गवर्नड बाय द रूल्स एंड द रेगुलेशंस सेट बाय द लीडर। अब ग्रुप जो है वो हमेशा जब भी उसको हमने लीड करना होता है या उसको हमने गाइडलाइंस देनी होती हैं तो ग्रुप में सारे मेंबर्स जो हैं वो उसी उन सारे रूल्स और रेगुलेशंस के मुताबिक काम करते हैं जो एक ग्रुप बनाते वक्त सेट किए जाते हैं। अगर ग्रुप बनाते वक्त वो सेट ना भी किए जाएं रूल्स और रेगुलेशंस, तो फिर एक लीडर जो है वो उस ग्रुप के ऊपर चूज़ कर लिया जाता है कि ये बंदा जो है ये इस ग्रुप का मेंबर भी होगा और लीडर भी होगा और ये लीड करेगा, यानी कि अपने ग्रुप के मेंबर्स को जो है वो बताता रहेगा कि चीज़ों को करना कैसे है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, किसने किस तरह से काम करना है और किसने किस तरह से करना है। आगे जो बेटा आगे फिफ्थ पॉइंट है वो ये है कि वर्क टुगेदर। फोर्थ पॉइंट है, यस,
तो बेटा फोर्थ पॉइंट ये कि वर्क टुगेदर, यानी कि ग्रुप में मेंबर्स जो हैं वो हमेशा उनको इकट्ठे ही काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर किसी रीज़न की वजह से कोई कॉन्फ्लिक्ट आ गया, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है कोई झगड़ा या किसी दो मेंबर्स के बीच में अगर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है, तो इट डज़ नॉट मीन कि वो दो मेंबर्स जो हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पे ना करें, या वो अपने गुस्से में जो है वो ग्रुप से बाहर खुद को कंसीडर करें। नहीं, जब एक ग्रुप बन गया और वो किसी एक स्पेसिफ़िक पर्पस के लिए बना है और किसी एक स्पेसिफ़िक टाइम पीरियड के लिए बना है, तो उस टाइम पीरियड के अंदर जो उस पर्पस को अचीव करने की जो सारी स्ट्रेटजीज़ हैं वो सारे मेंबर्स को जो है वो फॉलो करनी पड़ेंगी, इरिस्पेक्टिव ऑफ द पर्सनल इश्यूज़, इरिस्पेक्टिव ऑफ द थिंग कि मैं जो है इस ग्रुप में ये बंदा नहीं चाहता। नॉर्मली ऐसा होता है जब आप एक प्रैक्टिस होती है इन सारे कामों की, कि जब यूनिवर्सिटी में ग्रुप्स बनते हैं या कुछ इस तरह का काम होता है, तो अक्सर हम चाहते हैं कि हमारे ग्रुप में हमारे ही वही लोग आएँ जो हम चाहते हैं कि वो हमारे ग्रुप में आके काम करें। तो अगर कोई अनवांटेड पर्सन आ जाता है तो बेटा यानी कि जो लास्ट वाला इसका पॉइंट है वो ये है कि इंटरडिपेंडेंट पर्सनैलिटीज़, यानी कि एक ग्रुप में 5 के 5 मेंबर, अगर एक ग्रुप में 5 मेंबर्स हैं तो अगर वो 5 मेंबर्स अगर उस ग्रुप में ना होते, अगर उनको वैसे देखा जाए तो वो इंडिपेंडेंट हैं, वो पूरा यानी कि एक्टिव हैं, उनको अपने काम करने के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो लेकिन ये उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स तब एक्सेप्टेबल हैं जब वो इंडिविजुअली काम करें, यानी कि जब वो एक ग्रुप में आ गए हैं तो ग्रुप का मतलब ये कि फिर सारे मेंबर्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करके काम को इक्वली डिवाइड करके चलेंगे। ऐसा नहीं है, वैसे नॉर्मली मोस्टली होता ये है कि जब ग्रुप्स बना दिए जाते हैं तो उस ग्रुप्स में कोई 2-3 लोग जो ज़्यादा एक्टिव होते हैं वो ज़्यादा काम करते हैं, और बाकी जो 2-4 लोग होते हैं वो कम एक्टिव होते हैं और वो कम काम करते हैं। ऐसा उन केसेस में तो हो सकता है जैसे आप स्टूडेंट्स के ग्रुप्स बन जाते हैं असाइनमेंट्स के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए, या किसी और फ्रेंडशिप ग्रुप्स हो गए। लेकिन जब ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें, हम प्रॉपर इसमें एक बिज़नेस की बात करें, तो बिज़नेस में भी जब ग्रुप्स बनते हैं, क्योंकि हर बंदे ने अपने काम की इवज़ जो है वो सैलरी लेनी होती है, कुछ ना कुछ रिम्यूनरेशन लेना होता है। तो अनटिल अनलेस हर मेंबर जो है वो ठीक तरह से काम नहीं करेगा तो उसको जो है वो यानी कि हर पर्सन को जो है वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हुए जो है वो चलना चाहिए या वो चलेगा, ठीक है। अब दूसरा जो है अगला जो बेटा इसका पॉइंट आ जाता है वो हम बात करते हैं, ये मैंने सिर्फ आपको एक ग्रुप का जो है वो कॉन्सेप्ट दिया। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से कि एक ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है और किस तरह से जो है वो उसने अपनी ग्रुप्स फॉर्मुलेशन कैसे करनी है और ग्रुप को हैंडल कैसे करना है। अच्छा बेटा, बेसिकली वैसे अगर सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ भी एक ग्रुप ऑफ पीपल ही होता है, ठीक है। बिज़नेस की बात करें, बिज़नेस क्या है, सिर्फ एक बिल्डिंग, लेकिन वो बिल्डिंग चलती किससे है, वो लोगों से, और वो लोग क्या है, ग्रुप्स की फॉर्म में है। तो ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ क्या है, इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल टू शो अ सर्टेन बिहेवियर। अच्छा, अब पर्टिकुलर बिजनेसेस की अगर हम डिफरेंट बिजनेसेस की बात करते हैं तो इसका मतलब कि हम डिफरेंट ग्रुप्स की बात कर रहे हैं। हम डिफरेंट ग्रुप्स की बात करते हैं तो कर रहे हैं तो इट मीन्स कि हमें फिर उन हर ग्रुप के डिफरेंट बिहेवियर्स की बात करनी चाहिए, और हर ग्रुप का बिहेवियर जो है वो डिफरेंट होता है। लाइक अगर आप जो है वो कम्युनिकेशन सेक्टर की बात करें, उसमें जो लोग काम कर रहे हैं उनका काम करने का तरीका, उनका अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पे करने का तरीका, उनकी सर्विसेज, उनका कस्टमर्स को डील करने का तरीका, उनको रिटर्न में जो प्रॉफिट्स मिलते हैं या जो एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स मिलते हैं, वो सब बिहेवियर्स जो हैं वो डिफरेंट होंगे, ठीक है। कंपैरेटिवली अगर मैं बात करूं, लेट सपोज़ कि अगर कोई आप हमारी यूनिवर्सिटी की ही एग्जांपल ले लें कि यूनिवर्सिटी भी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल है। यहाँ पे डिफरेंट आपके डायरेक्टर्स भी हैं, आपके सीईओज़ भी हैं, आपके प्रोफेसर्स भी हैं, लेक्चरर्स भी हैं, विजिटिंग मेंबर्स भी हैं, परमानेंट मेंबर्स भी हैं। तो ये सारे लोग मिलके जो है इट्स अ कलेक्शन ऑफ पीपल, ठीक है। तो
अब इन सारे लोगों का मकसद क्या है कि हमने यूनिवर्सिटी को चलाना है। एक कॉमन पर्पस तो ये है ना कि हमने यूनिवर्सिटी को चलाना है। तो उस कॉमन पर्पस को अचीव करने के लिए जो है वो कामों को डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, उस कॉमन पर्पस को अचीव करने के लिए जो है वो कामों को डिवाइड कर दिया गया है। और डिवाइड करने का जो और उनको मतलब डिवाइड करने का जो पैटर्न होता है वो अकॉर्डिंग टू द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटीज़ ऑफ अ पर्सन, तो वो सब चीज़ें जो हैं वो उसी के मुताबिक चलती हैं। लेकिन एनी हाउ जब हम साइकोलॉजी की बात करते हैं तो साइकोलॉजी ये कहती है कि ह्यूमंस आर द सोशल एनिमल्स, राइट। यानी कि इंसान भी, बायोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, बायोलॉजी तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स से पढ़ी हुई होगी, तो बायो खुद इटसेल्फ ये कहती है कि वो इंसानों को भी जो है वो एनिमल्स की कैटेगरी में जो है वो रखती है। लेकिन हम एनिमल्स से डिफरेंट इसलिए क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा दे दिया गया है। एनिमल्स को वो करेक्टरिस्टिक्स अल्लाह ताला ने नहीं दी जो अल्लाह ताला ने इंसानों को दे दी हैं। तो एक सबसे बड़ी, मैं एक बयान सुन रही थी जुनैद जमशेद का, तो उसने बहुत एक मुझे उसकी बहुत अच्छी एग्जांपल लगी। उसने ये कहा कि इस दुनिया में जो कुछ भी है वो सब चीज़ें अल्लाह ताला की। अच्छा, ये मेरे हाथ में हाशिम का टॉय है। तो इस दुनिया में मतलब जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं, वो सब अल्लाह ताला की मखलूक हैं। लेकिन उन सब मखलूक़ात में से अल्लाह ताला ने ये कहा कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। तो इंसान अशरफुल मखलूक़ात इसलिए है क्योंकि वो वाहद क्रिएशन है, दैट इज़ द ओनली वन क्रिएशन जो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकती है कि अल्लाह ताला ने मुझे पैदा क्यों किया है, किस काम के लिए पैदा किया है। फिर उसने घोड़े की एग्ज़ाम्पल दी, उसने गधे की एग्ज़ाम्पल दी, उसने शेर की एग्ज़ाम्पल दी कि शेर को चाहे ये तो पता हो कि मैं बहुत ताकतवर जानवर हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता, लेकिन शेर को ये नहीं पता हो सकता कि अल्लाह ताला ने उसे किस मकसद के लिए बनाया है, या उसको जो है वो किस तरह से वो अपने लाइफ पर्पसेस को अचीव कर सकता है। उसकी दो रीज़न्स ये भी बताएं, क्योंकि जानवरों के पास इल्म नहीं होता, वो इल्म हासिल नहीं कर सकते, लेकिन इंसान इल्म हासिल कर सकते हैं। तो जैसे जैसे वो इल्म हासिल करते हैं वैसे वैसे जो है वो उनमें आगाही का कॉन्सेप्ट, आगाही उर्दू का वर्ड है ना, आगाही जिसको हम बोलते हैं, लेकिन मोस्टली जो मैंने उर्दू फिलोसफर से सुना है तो वो आगे ही बोलते हैं। तो जो भी है उससे हमें जो है वी कम टू नो अबाउट द फैक्ट ऑफ आवर लाइफ एंड द पर्पज़ ऑफ आवर लाइफ बिहाइंड ऑल दीज एक्शंस। ठीक है, तो बेटा इस वजह से भी है कि सोशल एनिमल है, लेकिन उस एनिमल को पता है कि मुझे यूज़ किया जा रहा है और किस काम के लिए यूज़ किया जा रहा है। यूज़ किया जा रहा है मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस में ओनर्स होती हैं और ओनर्स एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं। तो वो जिनको हायर करते हैं इट मीन्स कि उसको अपने काम के इस्तेमाल के लिए ही हायर कर रहे हैं ना। तो एनी हाउ ह्यूमन्स जो हैं वो सोशल एनिमल्स होते हैं विच आर पुट इनटू द वर्क थ्रू द नॉर्म्स। अच्छा, अब इनको काम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है पुट इनटू द वर्क, यानी कि इनको काम करने की इजाज़त दे दी जाती है थ्रू नॉर्म्स यानी कि एक सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशंस उनके आगे रख दिया जाता है, एक कल्चर बना दिया जाता है और कहा जाता है कि येस यू हैव टू फॉलो दिस कल्चर। और रिम्यूनरेशंस कुछ उनके लिए सेट कर दी जाती हैं कि सैलरी हो गई, ये हो गया, इसके एवज जो है वो आप लोगों ने काम करना है। ठीक है, अच्छा बेटा ये इसका कॉन्सेप्ट हो गया। अब जब ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात कर रही हूँ तो मोस्टली जो फ़िलोसफर्स हैं वो ग्रुप्स के लिहाज से ऑर्गेनाइजेशन को 3 तरह की कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं, लेकिन ये कोई ऑब्वियस कैटेगरीज़ नहीं है। आप इनको ये नहीं कह सकते कि दीज आर द वेरी क्लियर एंड द ऑब्वियस कैटेगरीज़, लेकिन हाँ कुछ थोड़े बहुत डिफरेंस के साथ उनको कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, जैसे नॉर्मली अगर ऑर्गेनाइजेशंस की बात की जाए, नॉर्मली अगर बिजनेसेस की बात की जाए तो उसमें क्या होता है कि उसमें ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो ग्रुप ऑफ पीपल बनाया गया है वो डिसिप्लिन्ड हो, वो ऑर्डर्स को फॉलो करने वाले हों, वो एक्टिव हों, वो जो है वो ये फॉलोइंग टास्क जो हैं वो उनको परफॉर्म कर सकते हों। ठीक है, अब जो है ये इसके अलावा ये एक कैटेगरी आ गई और इसको मोस्टली फॉर्मल या नॉर्मल कैटेगरी भी बोला जाता है। अब एक आर्मी फोर्सेस हैं, यानी कि आर्मी की अगर हम बात करें वो भी ग्रुप ऑफ पीपल है, लेकिन आर्मी के ग्रुप
ऑफ मेंबर होने की वजह से उन पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर से बहुत डिफरेंट होती हैं। यानी कि उन्होंने हमेशा जो है वो एक्टिव रहना है, प्रॉपर टाइम पे काम करना है, और जिस तरह से वो हर वक्त रनिंग पोजीशन में और मतलब इस तरह से गन्स हाथ में पकड़ी हुई और हमेशा एक्टिव रहना, तो उनसे जो एक्सपेक्टेशंस हैं या उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो एक ये नॉर्मल हो गई, एक ये आर्म्ड या स्ट्रिक्ट वाली कैटेगरी हो गई, और एक होता है बेटा प्रोजेक्ट कैटेगरीज। जैसे अगर मैं सोशल मीडिया की बात करूँ, सोशल मीडिया पे हमारे जो कह लें कि फ़ेसबुक आ जाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स आ जाते हैं, गूगल आ जाता है, तो ये एक है, तो ये भी ऑर्गेनाइजेशंस ही हैं। आप फेसबुक बात करें, पूरी प्रॉपर इसको चलाने के पीछे एक सेटअप है, व्हाट्सएप को चलाने के लिए पीछे एक सेटअप है। गूगल की बात करें तो गूगल का बहुत बड़ा ऑफिस है, बहुत बड़ी ये ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन यहाँ पर एम्प्लॉयज़ जो भी काम करते हैं वो इस तरह से प्लान्ड और मंथली उनको जो है वो एक पैक कर दिया जाता है, एक सेट ऑफ गोल्स दे दिए जाते हैं अचीव करने के लिए। तो ये इन दोनों से बहुत डिफरेंट होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रोजेक्ट चलते हैं वीक वाइज, हर वीक का डाटा जो है, बल्कि मेरे ख्याल से वीक वाइज भी क्या, डेली बेसिस पे, लाइक गूगल को जो है वो अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन डेली बेसिस पे चेंज करनी पड़ती है। फेसबुक जो है उसको डेली बेसिस के लिहाज से अपने आप को मॉडिफाई करना पड़ता है। व्हाट्सएप जो है वो डेली बेसिस पे तो नहीं, लेकिन एनी हाउ वीकली प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उसके ज़रूर होते हैं। तो फिर वहाँ पे जो काम करने वाले ग्रुप ऑफ पीपल हैं, उन लोगों से पे स्ट्रिक्टनेस भी ज़रा कम होती है, उन लोगों के पास ज़रा रिलैक्सेशन ज़्यादा होती है, उन लोगों के पास ज़रा जो है वो जो चीज़ें एक्सपेक्ट की जाती हैं एक नॉर्मल ग्रुप से और स्ट्रिक्ट ग्रुप से, वो इन लोगों से जो है वो एक्सपेक्टेड नहीं है। तो बेटा ये नॉर्मली 3 तरह की मतलब ग्रुप्स के लिहाज से 3 तरह से कैटेगराइज किया है ऑर्गेनाइजेशंस को। अच्छा बेटा, अगला अब जो पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है ग्रुप थिंकिंग, ठीक है, कि ग्रुप में सोचने का फ़ायदा या नुकसान क्या है। तो बेटा सबसे पहले जैसा कि मैं इस चीज़ को जो है वो हम सब लोगों को पता है कि मेरे टीचर होते थे सर अनवर, उन्होंने हमें एफएससी में पढ़ाया था, इंग्लिश के वो हमारे टीचर थे। तो वो हमेशा कहते थे कि 2 हेड्स आर ऑलवेज़ बेटर, ठीक है। और वो कहते किस पॉइंट पे थे, चूँकि वो बहुत ज़ईफ़ थे एट दैट टाइम जब उन्होंने हमें पढ़ाया था, तो वो 74 ईयर्स के थे, बहुत ज़ईफ़ से, और वो इवन पाकिस्तान बनने से पहले के थे, और वो हमें बरसगीर की बातें भी बताया करते थे। बहुत अच्छे टीचर, अभी तक जो मेरी लाइफ में आइडियल टीचर मुझे मिले बहुत ज़्यादा। और वो इंग्लिश ऐसे उनका पढ़ाने का तरीका था कि वो बस चूँकि वो गोरों के साथ एट द टाइम ऑफ बरसगीर के टाइम में रहे थे, पाकिस्तान बनना सेपरेशन के टाइम पर सारा खुद उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। सर बता रहे थे कि मैं तब 8 साल का था जब पाकिस्तान बना था, मतलब जब जो है इधर से उधर लोग इंडिया के लोग उधर गए और उधर से यहाँ पाकिस्तान आए। तो बहुत सारी फिर उन्होंने हमें हिस्ट्रीज़ भी बताई, स्टोरीज़ भी बताई। लेकिन एनी हाउ होता क्या था कि जब हम 2 गर्ल्स बैठ के 2 फ्रेंड्स लेक्चर के दौरान आपस में कहीं कोई बात कर रही होती थी और सर की नज़र पड़ जाती थी, क्योंकि सर की आईसाइट बहुत वीक थी, तो उन्हें बहुत बड़े बड़े ग्लासेस लगे हुए थे, तो सर हमेशा आंखों को बीच में से ऐसे करके देखते थे। तो जब ऐसे करके देखते थे तो सर हमेशा थोड़ा सा हंस के कहते थे, हाँ 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 2 हेड्स आर ऑलवेज़ बेटर। तो वो सर का सिर्फ इतना ही कहना होता था, तो हम अटेंटिव हो जाते थे, हमें रियलाइज़ हो जाता था कि यस वी आर डूइंग समथिंग विच इज़ नॉट ऑन द ट्रैक। तो लेकिन एनी हाउ हर टीचर का पढ़ाने का अपना तरीका होता है। तो वो हमेशा ये बात कहा करते थे कि 2 हेड्स आर ऑलवेज़ बेटर, इस लिहाज से भी कहते थे। लेकिन जब वो समझाने पे आते थे तो वो उस लिहाज से भी कहते थे कि जिस तरह से जो 2 दिमाग सोच सकते हैं, एक काम को प्लान कर सकते हैं या अचीव कर सकते हैं, वो एक माइंड नहीं कर सकता। वो हमें अक्सर एग्जांपल दिया करते थे अपने घर की, यानी कि वो हम अपनी वाइफ को कहते थे ताड़ी मैमी, ठीक है, यानी हम उनको सर कहते थे। तो वो जब भी अपने घर से रिलेटेड हमें कोई एग्जांपल देना चाहते थे, जैसे मैं अक्सर आप स्टूडेंट्स को दे देती हूँ, तो वो जब अब कोई इस तरह से एग्जांपल देना चाहते थे तो वो अपनी वाइफ का नेम नहीं लेते थे, वो उनको कहते थे ताड़ी मैमी, यानी कि मैम से मैमी। तो वो कहते थे कि अब जैसे हमने जो है वो घर चलाया है, मैंने और मेरी वाइफ ने, तो वो एग्जांपल कहते थे कि अगर मैं अकेला होता, अगर मेरा 1 हेड होता, तो शायद मैं कभी भी उस तरह से चीज़ों को अकम्प्लिश ना कर पाता जो आज मैंने कर ली हैं। या अगर मेरी वाइफ अकेली होती तो शायद वो उस तरह से चीज़ों को अकम्प्लिश ना कर पाती जो उन्होंने कर ली हैं, लाइक बच्चों को पढ़ाना, उनकी तरबियत, उनको सेट करना, उनकी शादियाँ करना, ये सारी स्टेजेस वगैरह। और इसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो फिर ऑर्गेनाइजेशनल प्लेस पे भी होती हैं। अब जैसे सर रिजवान हैं,
CEO सर हैं, मैम निकत हैं, सबकी अपनी अलग अलग जो है वो पोजीशन है, डेजिग्नेशन है, और हर जो है वो अपनी अपनी जगह पे बैठ के जो है वो काम कर रहा है। अगर लेट्स सपोज़ कि इन तीनों में से कोई एक बंदा, इन तीनों चारों में से ये जो भी अपनी अपनी पोस्ट पे हैं, कोई एक बंदा भी मिस हो जाएगा या वो तो डेफिनेटली पूरा जो एक पर्पस है उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने का और फिर पूरा काम करने का जो तरीका है, वो सब चीज़ें जो है वो अपसेट होंगी, डिस्टर्ब होंगी। ठीक है, तो तो इसी तरह से जो है वो ग्रुप थिंकिंग जो है वो बहुत बेहतर होती है। इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़्यादा है, नेगेटिव कम है। नेगेटिव कम है, वो नेगेटिव जो है वो इसी वजह से हैं कि समटाइम्स जो है वो दो लोग एक ही चीज़ पे एग्री नहीं हो पाते। ठीक है, एक कहता है कि नहीं इस तरह से चलना चाहिए, दूसरा कहता है कि नहीं इस तरह से चलना चाहिए, और कॉन्फ्लिक्ट का भी चांसेस ज़्यादा होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट रेज हो जाते हैं। फिर इंटरेस्ट, लेवल ऑफ इंटरेस्ट के भी जो हैं वो कि एक मेंबर के काम करने के इंटरेस्ट कुछ और हैं, दूसरे के इंटरेस्ट कुछ और हैं। जैसे बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक घर में अगर दो बहनें रह रही हैं या दो भाई रह रहे हैं, तो बड़ी बहन को अगर कुकिंग का शौक है तो छोटी को बिल्कुल नहीं होगा, तो इंटरेस्ट डिफरेंट हो जाने की वजह से वो जो घर के सारे कामों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिर्फ बड़ी पे आ जाती है। ठीक है, तो ये बेटा चीज़ें इस तरह से, इसी तरह से बड़े भाई और छोटे भाई के बीच में भी बहुत ज़्यादा ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। लेकिन एनी हाउ, चाहे हम ऑर्गेनाइजेशनल की बात करें, चाहे हम पर्सनल लाइफ के को एग्जाम्पलीफाई कर लें, ग्रुप बिहेवियर के ज़्यादा जो है वो पॉजिटिव हैं, क्योंकि सब मिल के चलते हैं तो काम ज़्यादा अच्छे से अचीव हो पाता है। ठीक है, और नेगेटिव जो हैं वो कम हैं, जो कि रिजॉल्वेबल भी हैं, उन पे कंप्रोमाइज़ भी हो सकता है। अच्छा बेटा, आगे जो हैं वो जैसे मैंने यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस को कैटेगराइज़ किया, उसी तरह से यहाँ पे टाइप्स ऑफ ग्रुप्स भी हैं कुछ। ठीक है, और टाइप्स ऑफ ग्रुप्स जो हैं वो कुछ 6 तरह के टाइप्स ऑफ ग्रुप्स हैं। जैसे कि बेटा इसमें सबसे पहले जो हमारे पास आ जाता है वो है फ्रेंडशिप ग्रुप। ठीक है, यानी कि फ्रेंडशिप, आप फ्रेंड्स जैसे आपस में ग्रुप बना लेती हैं या बना लेते हैं, तो वो बनाए इसी वजह से जाती है ना कि जहाँ भी आपको लगता है कि यार 2-4 लोगों का माइंड एक जैसा है, सोचते एक जैसा हैं, पढ़ने में सब एक जैसे हैं, चीज़ों को करने में सब एक जैसे हैं, तो चलो वो एक ग्रुप बन जाता है। ठीक है, अगर कोई डिफरेंट कैलिबर का पर्सन आपके ग्रुप में आ जाता है तो ना आप लोग एडजस्ट कर पाती हैं ना वो एडजस्ट कर पाता है। ठीक है, तो एनी हाउ जो फ्रेंडशिप ग्रुप्स हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये हैं कि इसकी बेसिक्स ये हैं कि सब मेंबर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स आलमोस्ट सेम होती हैं, और सब जो हैं वो चीज़ों को एंजॉय, सेम एक ही तरह की चीज़ों को एंजॉय करने वाले होते हैं, एक ही तरह की चीज़ों को मिल के करने वाले होते हैं। ठीक है, और बेटा अगला जो ग्रुप आ जाता है वो होता है इंटरेस्ट ग्रुप। अब फ्रेंडशिप में चूँकि एक दूसरे के लिए लिहाज भी आ जाता है, थोड़ा लव फैक्टर भी होता है, थोड़ा गुस्से का फैक्टर भी होता है, लेकिन माइंड कोई नहीं करता, क्योंकि सबको पता है कि हमने जो है वो इकट्ठे ही चलना है, और ग्रुप को बनाने का मकसद यही है कि सब साथ रहें। ठीक है, लेकिन जब इंटरेस्ट ग्रुप की बात होती है तो वहाँ पे यहाँ के कुछ फ्रेंडशिप के कुछ फैक्टर्स जो हैं वो इग्नोर कर दिए जाते हैं। फिर यहाँ पे बात आ जाती है इंटरेस्ट की। ठीक है, लाइक मैं आपको एग्जांपल दूँगी, जैसे हम टीवी मसाला जो है, जो कुकिंग शोज़ जिस पे होते हैं, अब उसमें देखें कि वहाँ पे डिफरेंट शोज़ लगते हैं, और उन शोज़ में डिफरेंट मेंबर्स जो हैं वो काम करते हैं। कोई दो मेंबर्स का ग्रुप है, कोई 3 मेंबर्स का ग्रुप है, कोई 4 का है, कुछ इंडिविजुअल्स हैं। ठीक है, अच्छा, अब एनी हाउ उनके कुछ टेस्ट भी होते हैं, लाइक उन्होंने जो हायर किए होते हैं, और फिर प्रॉपर एक पूरा शो होता है, स्टेजेस दिए जाते हैं कुकिंग को सेलेक्ट करके, फिर एक शेफ़ जो है उसको सेलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक इस तरह से जैसे इंडियंस गोट टैलेंट और पाकिस्तान गोट टैलेंट और अमेरिकाज़ गोट टैलेंट, इसी किस्म के जो हैं ये चीज़ चलती है। लेकिन अब उसमें चूँकि लोगों का इंटरेस्ट सेम होता है, लाइक अगर सिंगिंग कंपटीशन है तो चाहे लोगों की आदत एक दूसरे से डिफरेंट हैं, लोगों की करेक्टरिस्टिक्स एक दूसरे से डिफरेंट हैं, उनमें फ्रेंडशिप नहीं है, उनमें लव का फैक्टर नहीं है, उनमें गुस्से का फैक्टर नहीं है, लेकिन चूंकि उनका इंटरेस्ट सेम है इस वजह से वो एक ग्रुप में रहते हुए रह रहे होते हैं और काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो बेटा इसमें जो है इस पर ज़्यादा फोकस होता है, वो इंटरेस्ट पे होता है। ठीक है, अब लेट्स सपोज़ मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि अब मेरी एग्जांपल ले लें कि लेट्स सपोज़ अब मुझे कुकिंग का शौक़ है और मैं कुकिंग सीखना चाहती हूँ, तो हो सकता है कि मुझे कुकिंग सीखने के लिए या कुकिंग सिखाने के लिए जो मेरे साथ बाकी ग्रुप मेंबर्स हों वो पर्सनली तौर पे मेरे लिए एक्सेप्टेबल पर्सनैलिटीज़ ना हों, क्योंकि लाइकनेस या डिसलाइकनेस हर बंदे की अपनी एक होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स को कुछ हैबिट्स जो होती हैं वो लाइकेबल होती हैं, कुछ नहीं लाइकेबल होती। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दूस फैक्टर्स मैं सिर्फ किसको फोकस करूँगी, अपने इंटरेस्ट को फोकस करूँगी कि भाई चूँकि हमारा इंटरेस्ट एक है इस वजह से हम जो हैं वो एक ग्रुप में काम कर रहे हैं।
अच्छा बेटा, एनी हाउ आगे जो है वो टास्क ग्रुप्स आ जाता है बेटा। ये नॉर्मली प्रोजेक्ट्स ग्रुप्स भी इसको कहा जाता है, कि जो ज़्यादा लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए नहीं होते, ये एक प्रोजेक्ट को ही अकम्प्लिश करने के लिए ये बनाए जाते हैं। और प्रोजेक्ट एक, चाहे वो 4 माह का है, वो 1 हफ़्ते का है, वो 2 हफ़्ते का है, वो 1 माह का है, लेकिन एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए वो बनाए जाते हैं। जो टास्क होते हैं उस प्रोजेक्ट को अचीव करना और फिर उस पर काम करके जो है उसको अकम्प्लिश कर लिया जाता है। बेटा आगे कमांड ग्रुप्स होते हैं। कमांड ग्रुप्स वो होते हैं जो किसी के हुक्म के मुताबिक चलते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की लेवल की बात करूं तो सबसे ऊपर सीईओज़ होते हैं, फिर डायरेक्टर्स होते हैं। बेटा सबसे ऊपर सीईओज़ हैं, फिर उसके बाद डायरेक्टर्स आ जाते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो मैनेजर्स आ जाते हैं, फिर उसके बाद एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं, परमानेंट एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं, फिर कॉन्ट्रैक्ट के एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं। इस तरह से ये हायरार्की लेवल है। तो अब चूँकि इस लेवल पे जो मैनेजर्स काम कर रहे हैं वो आंसरेबल हैं डायरेक्टर्स को, और डायरेक्टर्स आंसरेबल हैं सीईओ को। तो ये एक कमांड ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है, जिन्होंने जो एक दूसरे को जवाबदेह हैं, आंसरेबल हैं, और उन्होंने एक दूसरे के मुताबिक, एक दूसरे की कमांड्स के मुताबिक जो है वो काम करना है। तो बेटा ये कमांड ग्रुप। आगे इनफॉर्मल ग्रुप हो गए। बेटा ये इनफॉर्मल ग्रुप वो होते हैं जो कि बाकायदा किसी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के तहत तो नहीं बनाए जाते, ठीक उसी तरह से जिस तरह से मैंने यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट दिया था। कोई प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल ग्रुप्स तो नहीं होते, लेकिन एनी हाउ ये बनाए जाते हैं टू अचीव सम सोशल वेलफेयर पर्पस, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दी पोलियो की, जैसे बच्चों को पोलियो पिलाने के लिए आते हैं, तो वो कुछ एक ग्रुप ऑफ पीपल हर मंथ या हर जब भी वो कैंपेन चलती है, कैंपेन पे जो है वो चूज़ कर लिए जाते हैं, और फिर वो लोगों को बच्चों को पोलियो पिलाते हैं। तो चूँकि ये ग्रुप ऑफ पीपल जो है ये एक प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन तो है, ये इनके वेलफेयर सेंटर तो हैं, वो एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन तो है गवर्नमेंट की, लेकिन उनसे आगे जो ग्रुप ऑफ पीपल है वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइजेशनल नहीं है, वो इनफॉर्मल है, जो कि एक पर्टिकुलर पर्पस को अचीव करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। आगे आ जाते हैं फॉर्मल ग्रुप्स आ जाते हैं। तो बेटा फॉर्मल ग्रुप्स की एग्जांपल बिल्कुल सेम है, जैसे जो कि प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशनल ग्रुप्स होते हैं ना, जैसे ऑर्गेनाइजेशंस बनाती हैं, जो मैंने आपको डिसिप्लिन और ऑर्डर्स को फॉलो करना, मोटिवेटेड रहना, वेल ड्रेस्ड रहना, वेल बिहेवियर रहना, वेल एटिकेटेड होना, ये सब चीज़ें जो फिर एक ग्रुप बिहेवियर में होती हैं ये फॉर्मल ग्रुप्स में आ जाते हैं, जो कि एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल ग्रुप्स होते हैं। तो बेटा ये आज आपका लेक्चर नंबर 14 था। अब लेक्चर नंबर 15 में हम इंशाल्लाह फाउंडेशंस ऑफ ग्रुप बिहेवियर पढ़ेंगे। तो एंड आई होप सो कि आप स्टूडेंट्स को जो है वो सारे लेक्चर समझ में आ रहे हों। कोई कॉन्सेप्ट हो आप लोगों का, कुछ भी डिस्कस करना हो तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, कोई भी क्यूरीज हो आप स्टूडेंट्स की। तो ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।